आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर का डिफेंस सब्जेक्ट में लेसन 2 वैदिक कालीन युद्ध कला। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक कालीन युद्ध कला। तो वैदिक काल का समय क्या है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं। वैदिक काल का समय जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है, लेकिन इसमें भी कई मतभेद हैं। यह आर्य संभवतः मध्य एशिया तथा रूस के दक्षिण भाग अथवा काला सागर के उत्तर के मैदान के निवासी थे। मतलब आर्य आए कहाँ से थे? भारत में मध्य एशिया तथा रूस के दक्षिण भाग अथवा काला सागर के उत्तर के मैदान के निवासी थे। और जो वैदिक काल की जो समय था उसमें जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों की जानकारी वैदिक साहित्य पर आधारित है। मतलब वैदिक साहित्य से हमें जानकारी मिलती है कि उस कालीन में राजनीतिक की स्थिति, आर्थिक की स्थिति, सामाजिक और धार्मिक कैसी थी। अब जो वैदिक साहित्य हैं, आइए वो देखते हैं कितने प्रकार के हैं। तो वैदिक साहित्य 4 भागों में विभक्त हैं। प्रथम है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक, चौथा है उपनिषद। वैदिक साहित्य जिनकी हमें जानकारी मिलती है, वैदिक कालीन जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियाँ थी, उनकी जो वैदिक साहित्य है वो 4 भागों में विभक्त है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। जो वैदिक साहित्य के मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। मतलब वैदिक साहित्य के मंत्र भाग जो है उसको हम संहिता कहते हैं। तो संहिताएँ हैं ये 4 हैं। तो आइए हम देखते हैं 4 संहिताएँ। 4 संहिताएँ इस प्रकार हैं। प्रथम है ऋग्वेद संहिता, दूसरा है यजुर्वेद संहिता, तीसरा है सामवेद संहिता और चौथा है अथर्ववेद संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। और आगे हम देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आर्य भारत में आए, उनका सामना यहाँ के मूल निवासियों से हुआ। मतलब ये सुनिश्चित कि जब यहाँ आर्य अपने यहाँ तो थे नहीं, हो तो बाहर से आए थे, काला सागर से आए थे और 2 जगहें थी वहाँ से आए थे। तो वहाँ उनका यहाँ जब आए तो उनका सामने यहाँ के मूल निवासियों से हुआ। भारत के मूल निवासी जब हुआ तो उन्होंने जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके दास और राक्षस आदि नामों से संबोधित किया। इसमें हम एक नाम लिखना भूल गए हैं, दास और दस्यु राक्षस आदि नामों से संबोधित किया। दिवोदास और संभर का युद्ध लगभग 40 वर्षों तक चला। दिवोदास ये आर्य थे और संभर का युद्ध ये एक दास थे। दास जिन्होंने मतलब यहीं के थे, ये आर्य थे, बाहर से आए थे। लगभग 40 वर्षों तक चला। आर्यों ने इनके 99 पुरों को नष्ट कर दिया। मतलब 99 पुरों को नष्ट करके उसे एक दे दिया, मतलब एक उनको संभर को दे दिए। चलिए आगे हम देखते हैं। वैदिक सैन्य इतिहास की एक प्रमुख घटना दशराग्य युद्ध है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रमुख घटना दशराग्य युद्ध है। यह युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी पहचान आज रावी नदी से की जाती है। मतलब प्रेजेंट में रावी नदी से की जाती है। और पहले क्या था? पुरुषणी नदी। भरत वंश के नेता दिवोदास के पुत्र, वही दिवोदास आर्य थे ना, पुत्र सुदास ने 10 शत्रु राजाओं के संघ को पराजित किया था। मतलब 10 राजाओं का संघ था, उसको पराजित किया था। इसमें कुछ उत्तर पश्चिम में आए हुए थे, मतलब उत्तर पश्चिम से आए हुए थे। यह संघर्ष विश्वामित्र से वरिष्ठ नाम 2 पुरोहित और सुदास के विरोध में गठित 10 राजाओं के संघ के आपसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। नदी के तट का युद्ध स्थल के रूप में चुनाव करते थे। कौन? ये आर्य थे। ये नदी के तट का युद्ध स्थल के रूप में चुनाव तथा शत्रु को नदी में पानी में ढकेल देना आर्यों की एक कला थी। आर्यों की कला क्या थी? मतलब नदी के तट का युद्ध स्थल के रूप में चुनाव करना और शत्रु को पानी में ढकेल देना आर्यों की एक कला थी, प्रचलित कला थी, प्रणाली थी, कह सकते हैं। आइए आगे आता है
राजा और राजत्व, इसे देखते हैं। तो राजा और राजत्व, राजन शब्द जिसकी मूल रूप राज का शाब्दिक अर्थ शासक होता है। राजन शब्द जिसका मूल रूप राज का शाब्दिक अर्थ शासक होता है, जिसका संबंध लैटिन भाषा के रेक्स से है, REX। उनका ऐसा मानना है कि शासक जो राजा इसलिए कहते हैं, उसका कर्तव्य अच्छे शासन द्वारा अपनी प्रजा का रंजन अथवा उसे प्रसन्न रखना है। मतलब राजा का कर्तव्य है कि अपने शासन द्वारा अपनी प्रजा का खुद रखे। तो जब यहाँ आर्य आए तो ये आर्य शांत प्रिय थे। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि थे। लेकिन अभी आप इसमें दिमाग में डाउट आएगा कि जब आर्य शांत प्रिय थे तो युद्ध क्यों करते थे? क्योंकि युद्ध क्यों इसलिए करते थे कि जब आर्य बाहर से आए थे, अपने यहाँ के मूल निवासी थे नहीं, जब वो बाहर से आए तो यहाँ के अनेक जनजातियों से उनका सामना हुआ, तो अपनी जो संस्कृति थी उनको बचाने के लिए उन्होंने युद्ध किया। जाहिर सी बात है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए युद्ध हर एक आदमी ही करेगा, तो उन्होंने युद्ध किया। और युद्ध इसलिए भी होते थे कि कृषि, पशुपालन, साधारण व्यापार, मतलब कृषि के लिए, भूमि के लिए, पशुपालन के लिए, इसी सब के लिए युद्ध होते थे वैदिक काल में। अब आती है सभा। वैदिक आर्यों की सभा का प्रमुख स्थान था। वैदिक आर्यों की संस्थाओं का सभा प्रमुख स्थान था। यह उनकी राष्ट्रीय संस्था थी। क्या थी? राष्ट्रीय संस्था थी। अथर्ववेद में सभा को प्रजापति की दुहिता कहकर संबोधित किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में सभा को प्रजापति की दुहिता कहकर संबोधित किया गया है। वैदिक आर्यों की यह सभा प्राचीन संस्था थी। मतलब आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। सभा की उत्पत्ति विराट पुरुष से बताई गई है, जिसकी उत्पत्ति विराट पुरुष से बताई गई है। इसके विषय में अन्य संस्थाओं की अपेक्षा परिचयात्मक सामग्री अधिक मात्रा में उपलब्ध है। मतलब जो अन्य संस्थाएं थी उसकी तुलना में परिचयात्मक प्रमाणिक सामग्री अधिक मात्रा में उपलब्ध है। सभा के वास्तविक स्वरूप के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है। मतलब बहुत सारे मतभेद हैं, इसके अनेक स्वरूप बताए गए हैं। कुछ विद्वान का मत है, वैदिक कार्य किसी विशेष समस्या के समाधान हेतु विचार करने के लिए जब एकत्र होकर एक स्थान पर बैठते थे तो उससे इस प्रकार एकत्र होने को समिति कहते थे। समिति कहते थे। मतलब जब आर्य किसी समस्या के समाधान हेतु विचार करने के लिए एकत्र होकर एक स्थान पर बैठते थे, उनके इस प्रकार एकत्र जो होकर जब बैठते तो उसे समिति कहते थे। जिस स्थान पर अथवा भवन में बैठते थे, मतलब जो स्थान होता था भवन में कहीं ना कहीं बैठते होंगे एकत्र होकर, उसे हम सभा कहते थे। क्या कहते थे? सभा कहते थे। ध्यान से देखिएगा इसमें, समाधान हेतु, जब आर्य किसी समाधान हेतु विचार करने के लिए जब एकत्र होकर एक स्थान पर बैठते थे तो उसे इस प्रकार एकत्र को समिति कहते थे। जिस स्थान पर अथवा भवन में एकत्र होते थे उसे सभा कहते थे। आइए देखते हैं नीचे। इस पर विद्वानों का एक मत नहीं है। एक विद्वान जिमर कहते हैं कि सभा ग्राम संस्था थी। मतलब सभा जो थी वो ग्राम संस्था थी और समिति केंद्रीय संस्था थी। मतलब सभा ग्राम संस्था और समिति केंद्रीय संस्था थी। सभा का शाब्दिक अर्थ भाषित अथवा प्रकाशित होता है। मतलब भाषित अथवा प्रकाशित होता है। इसलिए वैदिक सभा का तात्पर्य तेजस्वी और विशिष्ट पुरुषों की बैठक अथवा उनके एकत्र होने का स्थान है। इससे ज्ञात होता है कि सभा वैदिक कार्यों की ऐसी संस्था थी जिनमें विशिष्ट पुरुष एकत्र होते थे। मतलब कोई नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं थी। मतलब इसमें विशिष्ट पुरुष जो विद्वान होते थे सिर्फ उन्हीं बैठते थे। दूसरे शब्दों में
कहना उचित होगा कि सभा की सदस्यता का अधिकार समान पुरुष को, ये देखिए आ गया ना, समान पुरुष को नहीं था। जो विद्वान होते थे, प्रकाशित, भाषित, उनको अधिकार था यहाँ बैठने का। यहाँ देखिए दिया गया है, भाषित और प्रकाशित होना होता है। सभा का अर्थ होता है भाषित और प्रकाशित होना, मतलब जो विद्वान हो थोड़ा, उसको यहाँ बैठने का अधिकार होता था। वैदिक सभा का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती थी। तो आइए योग्यताएं क्या क्या हैं देखते हैं। ये योग्यताएं हैं: लोककारी कार्य संपन्न करके यश की प्राप्ति कर लेना, भद्रभाषी होना, यथार्थवादी होना, ज्ञानवान, सत्यवादी, गंभीर, यशस्वी, न्यायवादी आदि हैं। तो बहुत सारे इसमें 4-5 लिख के आप आदि लिख सकते हैं। भद्रभाषी, यथार्थवादी, ज्ञानवान, सत्यवादी, गंभीर, यशस्वी, वर्चस्वी नहीं लिखा है लेकिन लिख सकते हैं, न्यायवादी आदि। अब सीमित क्या है देखते हैं। सम्मति क्या है, आइए देखते हैं। वैदिक कार्यों की दूसरी प्रमुख प्राचीनतम संस्था थी। मतलब प्रथम क्या थी, सभा, दूसरी हुई सम्मति। विभिन्न प्रसंगों के अनुसार सम्मति उतनी ही पुरातन है जितने कि प्रजापति, विराट पुरुष और वृत्ति पुरातन। वैदिक समिति का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसके बोध हेतु प्रमाणिक सामग्री का अभाव है। मतलब कोई सामग्री, जो प्रमाणिक सामग्री प्रमाणिक, उसका अभाव है, इसलिए वैदिक समिति के वास्तविक स्वरूप का बोध होना अति कठिन है। सीमित शब्द सम और इत के सहयोग से बना है। किससे बना है, देखिए यहाँ सीमित शब्द सम और इति के सहयोग से बना है, जिसका अर्थ है एकत्र होना। इस दृष्टि से समिति वैदिक आर्यों की सार्वजनिक संस्था थी। क्या थी, सार्वजनिक संस्था थी। सार्वजनिक संस्था जिसमें राज्य के सभी वयस्क निवासी एकत्र होकर सार्वजनिक जीवन संबंधी, जो उनके जीवन में सार्वजनिक समस्याएं होती थी, समाधान मिलजुल कर लेने के अधिकारी थे। यह सभा और समिति के गठन में सबसे महत्वपूर्ण था। वैदिक समिति किन कार्यों का संपादन करने की अधिकारिणी थी, वैदिक साहित्य में इस विषय का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मतलब वैदिक समिति किन कार्यों का संपादन करने की अधिकारिणी थी, वैदिक समिति किन कार्यों का संपादन करने की अधिकारिणी थी, वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख नहीं है। वैदिक संहिता में इस तथ्य की ओर संकेत किया गया है, जो वैदिक संहिता है, इस तथ्य में संकेत किया गया है कि वैदिक आर्य एकत्र होकर अपने राजा का वर्णन करते थे, मतलब चुनते थे। इस महत्वपूर्ण कार्य के अतिरिक्त समिति के कतिपय अन्य कार्य भी थे। राजा की नीति का निर्धारण करना समिति का प्रधान कर्तव्य था। राजा की नीति का निर्धारण करना उसका कर्तव्य था भाई। राष्ट्र निवासियों का कल्याण हेतु प्रस्तुत की गई योजनाओं पर गंभीर एवं विवेचनात्मक प्रणाली द्वारा विचार करना। जो राष्ट्रवासियों के कल्याण हेतु जो योजनाएं होती थी, उसका गंभीर एवं विवेचनात्मक प्रणाली द्वारा विचार करना होता था और उन्हें स्वीकार अस्वीकार करना जैसे भी उचित होता सीमित का अधिकार क्षेत्र की परिधि में था, मतलब उसकी सीमा में था। यही उसके कार्य थे। इस प्रकार राष्ट्रवासियों के लिए नूतन राजा का वर्णन करना। अनुपयुक्त एवं अयोग्य राजा को राजपद से भ्रष्ट हो। सब इसको देखिए। इस प्रकार राष्ट्रवासियों के लिए नूतन राजा मतलब नए राजा का वर्णन करना, चुनना। अनुपयुक्त एवं अयोग्य राजा को राजपद से हटाना, उसे निष्कासित करना। निष्कासित राजाओं को राजपद हेतु आमंत्रित कर राजपद पर उनकी पुनः स्थापना करना। मतलब जो राजा हटाए गए हों कि ऐसा हो सकता है कि मतलब उनकी साजिश में उनको हटा दिया गया हो, तो उनके आमंत्रित कर राजपद पर उनकी पुनः स्थापना करना, राज की नीति का निर्धारण करना इत्यादि।
इसका हम सीक्रेट पार्ट लेके आएंगे, वो बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। इसको 2 पार्ट में हम ख़त्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।